Bismillahirrahmanirrahim. Rubina Shajil is here from Office of Alumni Relations, UMT. I must say, UMT alumni are leading in almost every sector, especially our young entrepreneurs are creating benchmark in their respective businesses. Muhammad Salman Talib is such an inspiring UMT graduate who is director and CEO of Choreo Footwear, a shoe manufacturing company. Welcome, Salman, for this interview session. थैंक यू। आपको अस्सलाम वालेकुम और जो भी सुन रहे हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सलमान, बताइए कि हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ कोरियो फुटवेयर? When I finished my MBA, I think in 2012, और मतलब जो भी आइडिया हो उसके पीछे एक कोई भी कस्टमर की ज़रूरत और एक मार्केट गैप की ज़रूरत होती है। तो मैंने ये महसूस किया क्योंकि उस टाइम कस्टम शूज़ का इतना रुझान नहीं था। बेसिकली आइडिया ये था कि बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका फुट का साइज नहीं मिलता उन्हें, जिनका 46 है, 47 साइज है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज हैं, ये बहुत ज़्यादा छोटा साइज है, 38 है, 39 है। नॉर्मली उनकी चॉइस का शूज़ नहीं मिलता मार्केट में। अगर कोई विजिट करने जाता है तो वो चीज़ नहीं मिलती। एक तो ये पॉइंट था, एक मार्केट का एक सेगमेंट मौजूद था। फिर कुछ कस्टमर वो थे जो अपनी पसंद की चीज़ लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका वेडिंग का एक सीज़न है और आपने एक थीम डिसाइड की है, उस थीम के मुताबिक एक सर्टेन शू चाहिए आपको, तो आपको उस तरह का शूज़ मार्केट में ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये एक सेगमेंट हमने ये कवर किया। और तीसरा, जो शूज़ अगर आप मार्केट में देखा, आपने अपनी पसंद का डिज़ाइन तो कर लिया लेकिन आपको शूज़ अपनी पसंद के साइज़ में, मतलब आपके साइज़ में नहीं मिला आपको। तो बेसिकली ये मेन फैक्टर थे जो मैं कवर करना चाह रहा था थ्रू कस्टम शूज़ के ज़रिए। ये एक आइडिया उस टाइम जनरेट हुआ कि हम कस्टमर को उसकी पसंद का शूज़ उसके फुट साइज़ में अवेल करवा के दें और उसके डोर स्टेप पे पहुंचाएं ये शूज़। ये बेसिक आइडिया था विद स्टार्टिंग। तो 2012 में, 2011 के एंड में ही तकरीबन अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी, तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो आउटसोर्स पहले स्टार्ट पे हमने ये स्टार्टिंग आउटसोर्स किया। आउटसोर्स में काफ़ी लोगों जो मैन्युफैक्चर था उसे इंगेज किया। काफ़ी अच्छा लगा उसे मतलब अपने ट्यून पे लाते हुए। और बेसिक आइडिया मैंने आपको बता दिया कि क्या था, उसी के ऊपर ही फिर काम शुरू किया और ऑनलाइन इसे स्टार्ट किया। और लकीली उस टाइम ऑनलाइन इतना कॉन्सेप्ट नहीं था चीज़ों का। ऑनलाइन में उस टाइम ये पदराज भी उस टाइम लॉन्च नहीं हुआ था और मार्केट कंपटीशन ना होने के बराबर था उस टाइम। और राइट टाइम था मार्केट को टैप करने का, जो गैप था एक मौजूद ऑनलाइन। और लोगों का मोस्टली ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, लोग सोचते भी नहीं थे कि शूज शायद ऑनलाइन बिकेंगे, क्योंकि नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप शॉप पे जाएं और वहां पे जूता अपना अपनी पसंद से फुट में पहन के चेक करें, कंफर्ट लेवल देखें और फिर बाय करें। नॉर्मली उस टाइम ऑनलाइन बाइंग का इतना ट्रेंड नहीं था। तो ये ओवरऑल सारी चीजों का फैक्टर जेन में रखते हुए और उस टाइम इसके ऊपर आइडिया के ऊपर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहा। ओके, ग्रेट। अच्छा, आपको मेजर चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े जब आप अपनी शू कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे थे? देखिए, कोई भी बिजनेस है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है, उसके चैलेंजिंग मेरे हिसाब से तो एक जैसे ही होते हैं ज्यादातर केसेस के अंदर। अब जैसे 2011 में मैं जॉब स्टार्ट कर दी थी मैंने। इनिशियल मैंने जॉब स्टार्ट की थी कंपनी में और एज ए असिस्टेंट मैनेजर जॉब ज्वाइन की थी और मेरे पास गाड़ी भी थी कंपनी की और साथ अच्छी सैलरी भी स्टार्टिंग में मिल गई थी, जो एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए एक ड्रीमिंग जॉब होती है, वो ऑफर भी हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बाय बर्थ आप उसके लिए बने नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर जर्म्स ही वो नहीं होते कि आप किसी की जॉब कर सकें, या आप में वो जर्म्स नहीं होते कि आप कहीं के बिजनेस, जॉब करने वाला बंदा बिजनेस नहीं कर सकता और बिजनेस करने वाला बंदा जॉब नहीं कर सकता। ये एक मिथ है, खैर ये सारा इस पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये फैक्टर मौजूद है। जॉब मैंने स्टार्ट की तो ये रियलाइज कर लिया था बड़ी जल्दी, मतलब 6 मंथ में ही रियलाइज मुझे हो गया था कि जॉब मुझे नहीं करनी है, मुझे कुछ अपना काम करना है। तो मैंने तब से ही अपने आइडिया पे काम किया। और एक तो फिर सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग जो आप बात कर रही है ना, कोई भी अगर जॉब कर रहा है या फ्रेश ग्रेजुएट है, उसके लिए
अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना इस बात पे कि मैं जॉब की जगह, अगर अब एमबीए, अब आप देखें मेरा ख्याल है कोई 1.5 से 2 मिलियन के करीब अब एमबीए की कॉस्ट बन गई है। तो कोई भी पेरेंट जो उनसा है वो ये सोचते हुए कि यार मैं अपने चाइल्ड पे इतने पैसे, हमारी ये अप्रोच अभी तक डेवलप नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में, कि लोग कहें कि 1.5 और 2 मिलियन इतने पैसे लगा के अपने बच्चे को फिर दोबारा मैं 2-3 मिलियन और दूं कि वो बिजनेस स्टार्ट कर ले कोई, या वो स्टार्टअप पे किसी एक स्टार्टअप पॉइंट से किसी बिजनेस को स्टार्ट करे। फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस अगर उसने स्टार्ट करने पैसों के बगैर अगर आइडिया बेस पे स्टार्ट करना है, तो पेरेंट्स कन्विंस ही नहीं होते, आपकी इवन सोसाइटीज कन्विंस नहीं होती, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लोज फ्रेंड्स आपको मशवरा दे रहे होंगे आप ये क्या कर रहे हो, आपको बड़ी अच्छी जॉब मिली, क्योंकि वो खुद भी मैच्योर नहीं होते उस वक्त, वो खुद सही। भी उनकी सोच भी वैसी ही होती है जैसी आपकी सोच होती है। तो इसलिए आपको इस सारे प्रेशर में, बेसिकली ये प्रेशर बिल्डिंग है ना, जब आप स्टूडेंट ट्रू। होते हैं या नई नई ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, तो फिर आपको पता लग रहा होता है कि यार बहुत सारा प्रेशर आप पे आ रहा है, सोसाइटी से आ रहा है, आपके पेरेंट्स से आ रहा है, फिर फाइनेंशियली भी आ रहा है। जब आपकी जेब में पैसे कोई नहीं है और आपके जेन में ख्वाब वो है जो आप एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के देख रहे हैं। नॉर्मली हमारे केस स्टडीज भी इस तरह ही बताई जाती हैं। ये जो आप कोई भी बुक्स उठा के देख लें, अब जितनी भी हमारे केस स्टडी, इस सारे प्रेशर को सब जो भी एंटरप्रेन्योर है मेरा ख्याल है वो बर्दाश्त करता है। और मैंने भी इस प्रेशर को बर्दाश्त किया था, और खुद आउट ऑफ बॉक्स थोड़ा सा सोचना पड़ता है, कुछ सोलो फ्लाइट लेनी पड़ती है आपको, वो ली थी। और ये एक सबसे बड़े चैलेंजिंग था, काफी अरसा मैं प्रेशर में रहा, मेंटली प्रेशर में रहा, काफी चीजों का प्रेशर था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं रहा था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके फादर का इन्वॉल्व लाजमी होता है, जिस भी लेवल पे, चाहे वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आपको मॉरली और सोशली आपको इतनी थोड़ी सी सपोर्ट भी अगर किसी को, वो कहते हैं ना पंजाबी में, किसी को थपकी दे के आप थपकी दे दें थोड़ी सी, तो उसके लिए बड़ा हौसला हो जाता है। तो वो देना बड़ा ज्यादा जरूरी है। मैं तो सबसे कहूंगा जितने भी एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं और उनके स्पेशली पेरेंट्स से हैं, वो अपने बच्चों को इनकरेज करें, ताकि वो अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें मॉरली और मोटिवेट तो रखें, ताकि वो एक स्टेप ले सकें। देखिए ग्रेजुएट करने के बाद आपके पास टाइम काफी होता है, ऐसा नहीं है आप मतलब 24-25 साल की उम्र में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आप मतलब ये है कि आपके पास टाइम होता है, आप 2-3 साल अगर जाया भी कर लेना, तो बाद में कम से कम आपको इस चीज का वो पछतावा नहीं देगा कि मैंने ये स्टार्ट क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, करना चाहिए था मुझे। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है एक फादर को भी और एक एंटरप्रेन्योर को भी ये बड़ी ज्यादा सोचनी चाहिए ये चीजें, और क्योंकि फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी सलमान, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें हमारी पेरेंट्स की सपोर्ट लाइफ के हर स्टेज पे हमें रिक्वायर्ड होती है, और उनकी सपोर्ट से ही हम आगे फर्दर अपनी लाइफ में प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी अपनी बिजनेस में आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन है? देखिए हम लोग जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम तो बहुत कम थे कंपेटिटर्स। तो स्टार्टिंग में जितने कंपेटिटर कम हो उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। वो आपको ग्रो करने में ज्यादा मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग कस्टम शू का कॉन्सेप्ट था और डोर टू डोर कस्टमर जाया, मतलब कस्टमर के घर जाया करते थे। उस टाइम स्टार्टिंग में तो मेरे पास टीम नहीं थी, और मैं खुद ही बेसिकली जाया करता था, और कस्टमर से Okay. 1-to-1 मुलाकात होती थी। और मतलब मेरे पास गाड़ी शाड़ी थी तो मैं कॉर्नर पर खड़ी करके खुद पैदल वॉक किया करता था कि ये शो करवाऊं कि मैं खुद ओनर नहीं हूं, मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं। जब आप खुद बताते हैं कि ऑल एंड ऑल आप हैं, तो आपका जो इम्प्रेशन कंपनी का आना चाहिए, जो ब्रांड का आना चाहिए, वो नहीं रहता। क्योंकि यहाँ पे लोग जो नॉर्मली लोग हैं वो ग्लैमर मांगते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि इस कंपनी का कद कितना ऊंचा है जो मुझे सर्व कर रहा है, क्योंकि आप सर्टन एक सेगमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आपकी अगर आपका कद ऊंचा नहीं होगा तो फिर आपके लोग, मतलब ट्रस्ट लेवल जो बेसिकली है वो उतना बिल्ड नहीं हो पाता। तो इसलिए तो मैंने तो स्टार्ट में इसी तरह स्टार्ट किया था, खुद जाके सारी कस्टमर के डोर टू डोर सर्विसेज दी थी और ऑर्डर टेकिंग करके और बना के कस्टमर को डिलीवर किया था। इस सेगमेंट में उस टाइम थे नहीं लोग, उस टाइम कोई भी ऐसा काम कर नहीं रहा था।
तो एक तो कंपटीशन उस टाइम बहुत कम था, और लेटर ऑन जब एक्सपेंशन की, हमने थोड़ा सा वर्क किया, टीम बिल्ड की, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस टीम बिल्डिंग पे था। आप तो मतलब ज्यादा मेहनती खुद तो हो जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपकी टीम बिल्डिंग है। अगर आपने टीम बिल्ड कर ली तो आपको कंपटीटर तो आते रहते हैं, वो तो कोई इतना इशू नहीं है। तो फिर मेरे ख्याल आप किसी भी चीज से पीछे नहीं हट सकते। तो फिर फर्दर हमने जब टीम शीम हायर कर ली, तो फिर हम लोग दो सेगमेंट में डिवाइड कर लिया हमने अपने आप को। एक आरटीडब्ल्यू था, और एक आरटीडब्ल्यू से मुराद ये है कि रेडी टू वेयर, और दूसरा हमारा कस्टम मेड का था। कस्टम मेड में तो कंपटीशन अभी भी बहुत ज्यादा कम है, जो हमने अपनी आउटलेट्स के ऊपर अभी ऑफर किया हुआ है, कस्टमाइजेशन भी। वहाँ पे बेसिकली ये आप जाएं तो आपको कस्टमाइज का एक अलग सेगमेंट नजर आता है। उसमें आप अपनी मर्जी का शूज डिजाइन करके लेदर के स्वैचेस को देख के अपना शूज डिजाइन कर सकते हैं। और जो आरटीडब्ल्यू रेडी टू वेयर का सेगमेंट है, जो वो कस्टमर है जो आता है और कहता है मुझे फौरी चाहिए, पाँव में पहना और निकल गया, मतलब चले गए वो अपना अपनी फिटिंग की, और वो कस्टमर वॉक इन मतलब वापस चले गया। और दूसरा वो कस्टमर है जो आता है अपनी मर्जी से डिजाइन करता है। ये उस सेगमेंट की बात है जो मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस की थी, जो 3 सेगमेंट पे हमने बात की थी। तो वो अगर उस बेसिस के ऊपर कस्टमर फिर टाइम भी देता है 10 से 12 दिन का, उसमें कंपटीशन अभी भी कम है, क्योंकि इस तरह कर कोई नहीं रहा अभी भी। और समहाउ ऑनलाइन गुमिला कर रहा है, और गुमिला इंटरसोल एक कंपनी है, वो बेसिकली कर रही है। और बकाया जो सा है वो तो मुझे कोई नजर नहीं आता। और शायद कुछ छोटे लेवल पे ये काम हो रहा हो, लेकिन प्रोफेशनली और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजें चल नहीं रही। तो डायरेक्ट कंपटीटर तो हमारे काफी हैं आरटीडब्ल्यू में, बहुत सारे हैं। शूज के ब्रांड आपने देखे होंगे, मेन शूज के। और लेकिन जो इनडायरेक्टली आप कस्टम मेड का जो एक सेक्शन है, उसके अंदर हमारे कंपटीटर कम है, शुरू से ही कम थे, अभी भी कम है। ठीक। अच्छा सलमान, आप एक माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, तो अभी पाकिस्तान में आपकी कितनी आउटलेट्स हैं और किन कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में अभी आउटलेट्स 4 टोटल आउटलेट्स हैं हमारी। 3 तो सिटीज में है, एक एमएम आलम रोड पे है, और एक माल्टन लिंक रोड पे, एक मिनी बुलवडी पे है। और साथ एक फैक्ट्री आउटलेट है हमारी, जो फैक्ट्री के बाहर है। तो बेसिकली 4 आउटलेट्स हैं, मतलब 3 आउटलेट प्रॉपर है और एक फैक्ट्री आउटलेट है बेसिकली। और अभी लाहौर भी ये है, क्योंकि ये पिछले साल हमने ये अपना रिटेल नेटवर्क का ही ज्यादा फोकस किया था। एक सेगमेंट हमारा ये रिटेल का चल रहा था, और जो कि 30% बिजनेस है। 70% बिजनेस हमारा B2B का था, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स थे। अभी मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड्स का, लेकिन वेल नोन काफी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और जिनकी मतलब 20 से 50 आउटलेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। उन ब्रांड्स के लिए हम लोग शूज मैन्युफैक्चर करते थे यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में। और मेरी फैक्ट्री में हम लोग हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना है, और हमने तकरीबन सारी मशीन इटली से इंपोर्ट की है। कुछ चाइनीज है, ज्यादातर इटालियन है, और स्टैंडर्ड भी हमने कोशिश की है कि इटली का ही फॉलो करें। हमारे शूज का अगर मेकिंग का प्रोसेस अगर आप देखें, तो फिजिकली अगर कभी चांस बना तो मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है और जी। मटेरियल जो हम यूज करते हैं, इवन आप आईलेट से ले लेसिस, हर चीज जो है वो इंपोर्ट होती है, सिवाय इस पाकिस्तान के लेदर के। हर चीज इंपोर्ट करके हम लोग यहाँ पे खुद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मतलब लेसिस, आईलेट, छोटी सी एक पार्ट है कि आपको एक रिबट भी चाहिए तो वो भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, अगर आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पे, हमारी इंडस्ट्री जो जितनी इंडस्ट्री है वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई है अनफॉर्चुनेटली। पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने उनका ज्यादा फोकस इंपोर्ट्स के ऊपर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहा ही नहीं है। हम बहुत आसान है ट्रेडिंग, आप ट्रेड करें आराम से, अपना लोगो लगाएं और बेचने, सब यही कर रहे हैं। और आप इसके बनस्बत आप चीज लाएं स्क्रैच से। एक एक चीज, तकरीबन 50 के करीब वेंडर्स हैं हमारे, मोर देन 50 प्रोडक्ट्स एक शूज के अंदर लगती हैं। दिखने में छोटा शूज होता है, डिफरेंट आइटम्स लगती हैं, और डिफरेंट वेंडर्स हैं, हर एक वेंडर की अपनी स्पेशलिटी है। और एक वेंडर एक प्रोडक्ट, जिस तरह आईलेट है, या मैं लेसिस की बात कर रहा हूँ, मैं ज्यादा पार्ट्स में नहीं जाता है, लेसिस हर बंदे को पता होता है। ये बक्कल शूज का है एक,
तो बक्कल लोकल भी बनाने वाले बहुत सारे हैं और चाइना में भी बहुत सारे हैं। तो उन वेंडर्स में से वेंडर सिलेक्ट करना, क्वालिटी की प्रोडक्ट लेना और सारी चीज़ों को असेंबल करना, और फिर मतलब उस पे क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे अपने लेबर को भी ट्रेन करना और उसके मुताबिक मैन्युफैक्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। तो लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा कन्वीनियंट हर बिजनेस को यही लगता है कि वो इंपोर्ट करे, अपनी ब्रांडिंग करे और चीज़ों को बेच दे मार्केट में। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग करके चीजें खुद बनाना और खुद बेचना वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट हो जाता है। और किन कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट? कंट्रीज के अंदर जो हमारा है आप वो एक्सपोर्ट करें ना, क्योंकि हम लोग देखिए हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं तो हमारे पास एक तो हम प्राइस भी अच्छी ऑफर कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली लोग जो उनसे जिस तरह मैंने कहा इंपोर्ट करते हैं या इधर उधर से लेके वो कर रहे हैं लोग, इस तरह इंपोर्ट भी मतलब एक्सपोर्ट भी कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो हमारा B2B में तो नहीं एक्सपोर्ट हम उस तरह से चीज़ें चल रही, लेकिन B2C में चल रही हैं। हमारे पास US, UK और साउथ अफ्रीका में कस्टमर्स हैं, कस्टमर बेस मौजूद है, और यहाँ से कस्टमर ऑर्डर आते हैं और हम लोग यहाँ से डिस्पैच कर देते हैं। इससे पहले हमने एक एक्टिविटी की थी, किक स्टार्टर एक प्लेटफॉर्म है, शायद आपको पता हो, बेसिकली क्राउड फंडिंग का एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे 2016 में मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें हमने काम किया था और वहाँ पे कस्टम शूज का ही एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें पूरा एक प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोग तकरीबन 120% हम लोग फंडेड थे, उसमें सक्सेसफुल था प्रोजेक्ट वो। और तकरीबन उसमें हमने 20,000 पाउंड हमने इकट्ठा किया था उसमें, और तकरीबन वो एक माह की activity थी और वो भी हमने सक्सेसफुली डिलीवर किया। उसके बाद हमने ब्रांड बिल्डिंग पे काम किया, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। इंटरनेशनली भी कस्टमर मौजूद हैं, और देखिए B2C का कस्टमर आपका सदा बाहर का कस्टमर है, वो सदा मतलब आपके साथ रहता है। B2C जब आपने ब्रांड बिल्डिंग कर ली होती है, तो B2B का तो सारा आपने अब सारे बॉल आप एक ही कोर्ट में नहीं डाल सकते। तो हमें B2B को भी देखना होता है, B2C को भी देखना है, और लोकल मार्केट के अंदर भी ये सेम सिनेरियो में हम काम करते हैं जिस तरह इंटरनेशनली काम कर रहे हैं। आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है जब आप कोई न्यू प्रोडक्ट या डिजाइन लॉन्च करते हैं यहाँ पाकिस्तान में या किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे? देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी जिस तरह हमको बताया है कि कुछ पार्ट हमने यूनिक रखा हुआ है, और उस यूनिक पार्ट जो कस्टम मेड का पार्ट, तो उस पार्ट को हम ज्यादा प्रमोट करते हैं जब लॉन्च, क्योंकि जब कस्टमाइज शूज होता है तो वो इटसेल्फ हम कस्टमर को ये प्रमोट करते हैं कि कस्टमर खुद एक डिजाइनर है। आप फॉर एग्जांपल आप सोचें खुद कि आप शूज खुद डिजाइन करना चाहती हैं, आपकी एक ड्रीम में एक शूज है जो आप बनाना चाहती हैं, या कोई एक क्लॉथ है या कपड़े हैं, कोई भी एक ड्रीमिंग क्लॉथ है या ड्रीमिंग ड्रेस है आपका जो आप डिजाइन करना चाहती हैं, और जो मैन्युफैक्चर जो बनाने वाला है जिस तरह टेलर को आप बताती हैं, इंडिकेट बताती हैं कि आप इस तरह करें, ऐसे प्रोडक्ट बना के दें उसकी, उसी तरह हम लोग यहाँ पे कस्टमर को ये फील कराते हैं कि आप एक एज ए डिजाइनर के तौर पे अपना शूज को डिजाइन करें, और हम इसको एक डिफरेंशिएट करते हैं इस मार्केट में। और क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि कंपटीशन इस पार्ट में कम है, तो इसकी लॉन्चिंग हम लोग इस तरह करते हैं। कुछ यूनिक शूज होते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर RTW की होती हैं, उसमें हम लोग कुछ ऐसी स्किन्स भी होती हैं जो स्पेशल एग्जॉटिक स्किन्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो इंपोर्ट करके उसमें शूज बनाते हैं, नई प्रोडक्ट उसमें लॉन्च होती हैं। कुछ बकल्स हैं, कुछ ऐसी R&D, बेसिकली हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसमें R&D में बहुत काम हो रहा होता है कि इंटरनेशनली मटेरियल्स पे क्या काम हो रहा है, किस कौन से बकल्स हैं या कौन से लेसेस हैं या कौन से ऑर्नामेंट्स हैं जिसके ऊपर दुनिया काम कर रही है, और हम भी उसके ऊपर फोकस करके उस पे काम करें। तो वो हम लोग कनेक्ट रहते हैं जो यूरोप के सप्लायर हैं उनके साथ, जो चाइना में और डिफरेंट टर्की वगैरह में जो उन्हें सप्लाई करती हैं, तो जो लेटेस्ट आती हैं तो वो हमें अपडेट रहती है वहाँ से। तो हम लोग इंपोर्ट करके डिजाइनिंग जब लॉन्च करते हैं तो वो स्टार्टिंग में तो कोशिश यही होती है कि जो मार्केट में अवेलेबल ना हो वो चीज़, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। एक तो प्रोडक्ट बेस हम लोग अपना डिफरेंशिएट पैदा करते हैं, और सर्विसेज बेस भी मौजूद है जिसमें आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शामिल होती है। अच्छा सलमान, ये बताएं कि आप कस्टमर की जो कंप्लेंट्स आती हैं उनको कैसे हैंडल करते हैं? और लेट्स से कि आपके पास कोई कस्टमर आया बड़ी एग्रेसिव मूड में, आपके स्टाफ के साथ मिसबिहेव करते हैं, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं?
जी, अब तो पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर में भी रुझान, ये कस्टमर के जो कस्टमर राइट्स की अगर मैं बात करूँ, या कस्टमर के उसको भी थोड़ी सी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, और हम लोग भी कोशिश कर रहे होते हैं, और हमारा वैसे एजेंडा यही है, कस्टमर किंग है। हमने कस्टमर को किंग के तौर पे ट्रीट करते हैं कि कस्टमर अगर आया है तो देखें, हर कस्टमर या फैमिली के अंदर भी आपके 10 लोग रहते हैं तो वो एक जैसे नहीं होते। कोई एक अग्रेसिव होता है, और कोई थोड़ा सा मध्यम मिजाज का होता है, और कोई आपसे बड़े ज्यादा अटैचमेंट होती है। कस्टमर भी हम लोग फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। देखिए, कस्टमर, कोई एक कस्टमर अगर गुस्से में बात कर रहा है, तो हमें पता है कि कस्टमर को उसे उसका गुस्सा कैसे उतारना है। हमने, जिस तरह आपको अपनी फैमिली का पता होता है कि अगर आपका एक बड़ा भाई गुस्से वाला है तो आपने उसे कैसे ट्रीट करना है, हम भी इसी तरह ही कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को ट्रीट करने का। और कोई कस्टमर बड़े अच्छे होते हैं, कोई कस्टमर बड़े लॉयल कस्टमर होते हैं। बेसिकली इट्स अ फैमिली। अगर आप ब्रांड को फैमिली का बड़ा लेके समझते हैं और अपनी सारी फैमिली को कंसिडर करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो मेरे ख्याल आपको, आप उसमें गलत चीज कभी देंगे नहीं उसे, कस्टमर को। पहली बात, आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैं कोई गलत चीज दूं। जब गलत चीज नहीं जाएगी, रिलेशन सारा फेयर रहेगा, शीशे की तरह साफ हो, तो मेरा ख्याल है कि उसमें आपका जो रिलेशन है वो वैसे ही काफी लॉन्ग टर्म अच्छा चलता है, और उसमें कंप्लेन्स काफी कम आती है। इन केस आती हैं, जिस तरह मैंने कहा, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम कस्टमर को जैसे हैप्पी कर सकते हैं उसे करें। सम टाइम रिप्लेस भी देते हैं, रिफंड भी करनी पड़ती हैं चीजें। वो सारी चीजें साथ साथ चलती हैं। मतलब जब बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ये तो साथ साथ है। Yes, you're right. Companies put customer services first. You're absolutely जी। right. So how do you ensure that you always put the customer needs first? Customers needs को कैसे आप identify करते हैं और उनको आप कैसे priority देते हैं? ये कस्टमर, कोई भी प्रोडक्ट है, अ, इंसान जहाँ पे रहते हैं, मतलब हर इंसान की एक जरूरत है। कोई भी इंसान है, अब फॉर एग्जांपल आपने सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, कपड़े पहनने हैं, ऑफिस आना है, आपका एक टाइम है, मतलब एक टाइम के अंदर आपकी जरूरतें हैं। तो हमने भी ये देखना होता है कि जब हम, मैं तो इसे इस तरह देखता हूँ कि कस्टमर की जरूरत, जो कस्टमर सुबह उठता है और घर के अंदर वो उसे एक आम सी स्लीपर चाहिए, जो वो बेड से उतरे और वो अपने, मतलब जो चेंज करना है वो घर के अंदर राउंडिंग में फिरने के लिए उसे एक आम स्लीपर चाहिए। जब उसने ऑफिस में जाना है तो उसे एक फॉर्मल शूज चाहिए। जब उसने ऑफिस से अपने जिम में जाना है तो उसे एक ट्रेनर शूज चाहिए। तो जब उसने ड्राइव करनी है तो उसे एक ड्राइवर शूज चाहिए। क्योंकि देखें, एक जरूरत, नीड तो है, आपने इस नीड को कैटर कैसे करना है और कितने अच्छे अंदाज से करना है, और किस सेगमेंट में रह के कौन सी टारगेट ऑडियंस को क्या टैप करना है आपने, ये आपने यहाँ से डिफरेंशिएट पैदा होता है कि आप कितना स्मार्टली काम करते हैं अपने कस्टमर के साथ। तो हम भी बेसिकली इन सारी चीजों को फोकस करते हुए, अपने सेगमेंट में रहते हुए, अपने टारगेट ऑडियंस को बेस करते हुए हम लोग ये करते हैं। अच्छा सलमान, आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए जी, यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं तो यही कहूंगा कि आपने एक मिसाल सुनी होगी, द लाइट काइट विल फ्लाई हाई। जो हम्म, हल्की पतंग होती है वो उतनी ऊपर जाती है। आप अपने आप को इतना एक तो प्रेशर से थोड़ा सा बाहर निकालें, अपने आप को लाइट करें, और थोड़ा हम्म, सा बड़ा सोचें, और बिजनेस वो करें कि जिसमें आपकी, आप पे कम से कम जिम्मेदारियां हो। आप एक सेगमेंट पे फोकस करें। आप फॉर एग्जांपल, मैं मिसाल देता हूँ, फेसबुक की मिसाल ले लें, अब सारे को सबको पता है, और व्हाट्सएप की बात कर लें, तो इनका, व्हाट्सएप का अपना सर्वर नहीं है, आपको पता है। व्हाट्सएप का अपना सर्वर नहीं है, वो आपकी वेब वेब सर्वर को ही कंसिडर करते हैं, आपका मोबाइल के साथ कनेक्ट करके उसका सर्वर यूज करते हैं। बेसिकली नो सर्वर, उसका सर्वर नहीं है। उन्होंने कस्टमर बेस के ऊपर काम किया अपनी। अगर आप, मैं फॉर इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप मेन चीजों पे इस टाइम, अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, और अपना टाइम उस जगह पे लगाएं जहाँ पे कस्टमर को आप ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएं। और ना कि जिस तरह, फॉर एग्जाम्पल, मैंने शूज का बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने शू मैन्युफैक्चरिंग पे टाइम नहीं लगाया था। मैंने टाइम लगाया था कस्टमर के कॉन्सेप्ट और कस्टमर की जरूरत के ऊपर, कि कस्टमर की जरूरत को कैसे पूरा करना है।
उसके ऊपर मैंने टाइम लगाया तो मैन्युफैक्चर्ड चीजें हो जाती हैं, लोग आपके लिए काम कर लेते हैं। तो आपने जहां से रेवेन्यू जनरेट होना है आपने उस एरिया में काम करना है। रेवेन्यू जनरेट जब आपके पास हो जाएगा तो उसके बदले में जो प्रोडक्ट देनी है वो बनाने वाले बहुत सारे होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शूज हो, चाहे वो कोई फूड से रिलेटेड आइटम हो, या कोई भी एक आइडिया हो, वो बहुत सारी चीजें आपको हो जाती हैं। तो आप अपने आप को लाइट रखें और ऊंची परवाज रखें। एलुमनाई ऑफिस को कोई सजेशन देना चाहते हैं आप? अलुमनाई ऑफिस को बहुत सारी सजेशन है उसमें से जी। अलुमनाई जितने भी हैं हमारे, उनकी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू रहता है। मैं एक प्लेटफॉर्म भी आपका ज्वाइन किया था अलुमनाई एसोसिएशन में, कुछ अर्सा रहा भी हूँ। तो एक तो ये है कि फ्रीक्वेंटली जो कनेक्टिंग है आपस के अंदर हमारे अलुमनाई की, आपस में एक एक आपने ग्रुप भी बनाया हुआ था व्हाट्सएप का ना, अलुमनाई का एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी चल रहा था, उसके अंदर मतलब जितने भी एलुमनाई हैं वो बैचेस वाइज ऐड थे। तो मैं समझ रहा था बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन हमारे एलुमनाई ऑफिस की तरफ से तो बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी थी कि उन्होंने ग्रुप बनाया ताकि जो एक दूसरे की बिजनेस नीड्स हैं और जो डिफरेंट चीजें हैं वो आपस में जरूरत पड़ती रहती है चीजों की, वो आपस में सॉल्व हो जाए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे मैंने देखा कि वो कभी पॉलिटिक्स के मैसेज आ रहे हैं, कभी फनी मैसेजेस आ रहे हैं, और कोई अगर कोई काम की बात करता है तो लोग उसे उसका रिप्लाई कोई नहीं करता। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एलुमनाई ऑफिस तो अपना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो एलुमनाई इटसेल्फ हैं उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा सिंसियरिटी उसमें दिखाएं। अगर यूएमटी हमें कोई थोड़ा सा, जितने एलुमनाई हैं अगर उन्हें चांस दे रही है कि आपस में कनेक्ट रहें, क्योंकि कनेक्टिविटी ही बेसिकली फ्यूचर बिजनेस है। और ट्रू। जितना भी अब जिंदगी की जरूरतों से कि आपका बिजनेस बिजनेस से रिलेटेड ये है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी तभी निकलती है जब आप कनेक्ट रहते हैं आपस में। तो उसको सिंसियर लेके चलें। और एलुमनाई इसको ये चाहिए कि जितने अनसिंसियर लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटी है उन लोगों को थोड़ा सा दूर रखें, और उन लोगों को ज्यादा करीब लाएं जिनका फायदा भी हो सकता है इंडस्ट्री में भी, और कोई अच्छी एडवाइस किसी को देने में भी तभी फायदा है। अब जिस तरह मैं हूं, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, अगर तो मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं शायद टीवी पे आऊँ, मैं शायद इसलिए बता रहा हूँ, मेरा मोटिव ये है कि शायद मेरी कोई बात सुन के कोई और इंस्पायर्ड या मोटिवेट हो और वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहे। तो ये सिंसेरिटी है बेसिकली। तो आपने इस तरह के एलुमनाई को ढूंढना होता है और उसे कनेक्ट करवाना होता है आपस में, और जो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो उन्हें मोटिवेट करने के लिए इंस्पायर्ड करना होता है उन्हें। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी बिटवीन द एलुमनाई एंड स्टूडेंट और अदर एलुमनाइज के साथ। तो ये सारी चीजें अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है फिर ये एसोसिएशन का फायदा है। फिर ये सारी जितनी भी एलुमनाई की हमारी एक्टिविटी जितनी भी आप लोग करते हैं, मतलब माशाल्लाह काफी एक्टिव है हमारा एलुमनाई डिपार्टमेंट, और बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है। लेकिन देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह पे रहती है। आप हमारी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में हर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देख रहा था, और जब आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आना बंद हो जाती है तो आपका सबसे बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि आपको अपनी प्रोडक्ट या अपनी अपने डिपार्टमेंट में कोई खामियां नजर नहीं आ रही। जब खामियां नजर नहीं आएंगी तो आप इनोवेशन कैसे करेंगे, आप उसके ऊपर मजीद काम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की मेरे ख्याल में थोड़ी सी जरूरत है। Well, we respect your suggestions, and thank you very much, Salman, for your time. We really थैंक यू। appreciate you and your work. Thank you.